साहित्य अकादमी के इस सारस्वत वैष्णव सभागार में उपस्थित जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, उन सबके उस आलोक को मैं प्रणाम करता हूँ जिसकी सृजन आलोक से वो स्वयं दीप्त और प्रदीप्त है। हर व्यक्ति यहाँ एक जीता हुआ जागृत दीपक है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। एक संदर्भ तो यह है कि हम डॉक्टर अनीता प्रभाकर जी के स्मृति में जो कहानी प्रतियोगिता का तृतीय चरण है उसमें कहीं सहभागिता कर रहे हैं। आज चेतना के संचार के माध्यम के आदि पुरुष महर्षि नारद जी का जन्मदिन भी है। हम उन्हें भी याद करते हैं। जब हमने नारायण जी को यहाँ देखा तो हमें लगा कि नारायण है तो नारद जी तो आए। बहुत बहुत नारद जी को प्रणाम करते हुए, चूंकि मैं पत्रकार रहा हूँ इसलिए मैं नारद जी को सिर्फ उतना ही नारद जी नहीं समझता कि नारद जी यानी इधर की उधर करने वाले। मैंने नारद संहिता भी पढ़ी हुई है और मुझे मालूम है कि लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। पढ़ने की बात तो बहुत दूर है। नारद क्या है उस पर मैं बोल सकता हूँ, लेकिन आज मुझे बोलने या अपनी विद्वता दिखाने के लिए यहाँ नहीं बुलाया गया है, न मैं आया हूँ। मैं आज अपनी चेतना को, अपने शब्दों को, अपनी आस्था को, अपनी संवेदना को ये समझिए कि कांवर में रख के लाया हूँ, अभिव्यक्ति की कांवर में रख के लाया हूँ। और कांवर कभी अपवित्र जगह पर नहीं रखी जाती, पवित्र जगह पर रखी जाती है। तो आज मैं साहित्य के एक आलोक पुरुष, इतिहास पुरुष, पुरोधा व्यक्तित्व पद्मश्री विष्णु प्रभाकर जी के विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान में अपनी उस वाणी की कांवर को रख रहा हूं। ये समझिए कि मैं आज बोलने नहीं आया, बल्कि अपने शब्दों को तीर्थ यात्रा का पुण्य दिलाने के लिए यहाँ आया। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने गोयल साहब को यहाँ देखा। जिस संदर्भ में हमारा जो आयोजन हो रहा है डॉक्टर अनीता जी के लिए, अनीता प्रभाकर जी के लिए, वो उनके जो पतिदेव हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। और इत्तेफाक से मुझे नहीं मालूम था कि ये गोयल साहब वही वाले गोयल साहब हैं। ये हमारे बड़े पुराने मित्र निकल आए हैं और मुझे बहुत खुशी हुई जब इन्होंने मुझे पहचान कर कहा कि मैं आज से 30 साल पहले हम लोगों के बीच में संवाद हुआ करते थे। अच्छा लगा। प्रसून जी, आप जिस हिसाब से संचालन कर रहे हैं आपको बधाई। और जो हमारे अतुल प्रभाकर जी हैं, इनसे मेरी बहुत ज़्यादा मुलाकात नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने इनको देखा कम है, समझा ज़्यादा है। और व्यक्ति को देख लेना कुछ भी नहीं होता। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए एक बात कहूँ, देखना कुछ नहीं होता। इट्स लुकिंग ओनली। मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं निरीक्षण करता हूँ, मैं भीतर तक जाता हूँ। भीतर के भीतर का भी भीतर है, उस अस्तित्व के केंद्र से संवाद करता हूँ। तो मुझे लगता है कि अतुल प्रभाकर जी के अंदर, इनके डीएनए में आज भी विष्णु प्रभाकर जी होते हैं। मैं उन सारे भाग्यशाली लोगों में हूँ जिनको विष्णु प्रभाकर जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। औपचारिक रूप से कुछ नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही जंगली किस्म का आदमी हूँ। मेरा कोई डिसिप्लिन नहीं है, विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। साहित्य बड़ी कोमल संवेदनाओं का क्षेत्र है। इसके क्षेत्र में ऐसा लगता है जैसे ए बुल इन ग्लास शॉप। मैं कांच के बीच में एक सांड की तरह आता हूँ, लेकिन अपनी बात कहता हूँ तो लोग अभी परसों ही एक सज्जन कह रहे थे कि मुझे पता नहीं कि मैं इनको क्या कहूँ, ये आध्यात्मिक हैं, दार्शनिक हैं, हास्यवीर कवि हैं या पत्रकार हैं। मैंने कहा मेरी कोई शेप नहीं है, मेरा कोई आकार नहीं है, यही मेरी विशेषता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं कादम्बिनी में आया, ग्वालियर मेरा जन्मभूमि है, तो यहाँ इंडियन कॉफी हाउस में मैं जाता था, बैठता था। तो मैं एक व्यक्तित्व को देखता, मुझे ये भी नहीं मालूम था जिन सज्जन को मैं रोज देखता हूँ ये आते हैं, ये कौन है।
क्योंकि मेरे बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होता, मैं जब संवाद करता हूँ सीधा करता हूँ। तो मैं देखा एक बहुत ही विराट व्यक्तित्व जो मतलब जिसकी उपस्थिति अपने आप में बोलती है, जिसे बोलने की जरूरत नहीं है, वो बैठ जाए तो उसका मौन बोलता है। ऐसे व्यक्तित्व को जब मैंने देखा तो मैं स्वयं उनके पास गया और मैंने कहा सर मैं अकादमी में यहाँ ज्वाइन किया मैंने और मैं आपको नियमित रूप से कई दिनों से देख रहा हूँ, आप यहाँ आते हैं बैठते हैं बहुत कुछ लिखते हैं, तो मैं आपका परिचय चाहूँगा। तो उन्होंने कहा मैं विष्णु प्रभाकर हूँ। तो मैं विष्णु प्रभाकर जी के व्यक्तित्व से तो बहुत परिचित था, मैंने उनका आवारा मसीहा भी पढ़ा था, हमारे साप्ताहिक हिंदुस्तान में उसकी पूरी सीरीज आया करती थी। तो वहाँ से हमारा उनसे परिचय हुआ विष्णु प्रभाकर जी से कई बार। फिर जब उनको सन 82 में पद्मश्री दिया गया, जीतू है वो ज्ञानी जैन सिंह उस वक्त प्रेसिडेंट थे, हाँ पद्म भूषण जो दिया गया, तो उस वक्त भी हमें मौका मिला उनसे बात करने के लिए। फिर हमने एक फिल्म बना रहे थे टेलीफिल्म सरफरोशी की तमन्ना राम प्रसाद बिस्मिल। तो मुझे लगा कि मुझे प्रभाकर जी से बात करनी चाहिए। मैं उनके घर गया, उनके घर पर बैठ के एक इंटरव्यू मैंने किया। तो मैंने देखा कि लेखन के प्रति उनका जो भाव था और जो पूरे घर था वो पूरा एक आश्रम की तरह था। वहाँ विष्णु प्रभाकर जी ने राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में तमाम ऐसी बातें बताई जो बड़े बड़े इतिहासकारों क्रांतिकारी लेखकों को मिलती हैं। तो मुझे लगा कि साहित्य या संस्कृति या जानकारियाँ सिर्फ किताबों से नहीं आती नारायण जी, ये बहुत सारी चीज़ें लोक से आती हैं। जो हमारा लोक है वो बहुत सारी चीज़ें हमारे भीतर तक पहुंचाता है। तो अगर अब मैं बात करूं, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं अतुल जी को कि उन्होंने एक इतना अच्छा आयोजन रखा है हमारे अनीता प्रभाकर जी के लिए। ये अपने आप में, और कहानी स्मृति प्रतियोगिता है, स्मृति शब्द अपने आप में बड़ा पवित्र है। हम इसे अगर यूँ कहें तो ये वेदों का एक अंग होती है स्मृति। स्मृति में वही पहुंच पाता है जिसने कुछ ऐसा किया हो, वरना लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं ना, ये तो मृत्यु लोग है या मरण तो होता ही है, लेकिन स्मरण बहुत कम लोगों का होता है, उनका ही होता है जिन्होंने कुछ किया है। और मेरा एक सौभाग्य रहा कि मैं अनीता जी से भी एक दो बार मिला हूँ और उनके व्यक्तित्व से भी परिचित हूँ। वो शिक्षाविद थी, उन्होंने कहानी कविताएं सब लिखी और हर विधा में उन्होंने बहुत कुछ जो कुछ श्रेष्ठ हो सकता है देने की कोशिश की। यूँ साहित्य में कभी भी उच्चतम आता नहीं है, बेस्ट इज नेवर ओवर, बेस्ट इज येट टू कम। हमेशा जो श्रेष्ठ है उसे तो आना होता है, वो जो आ गया चला गया तो समझ लीजिए कि उस आदमी की दक्षिणा यात्रा भी स्थगित हो गई जो कहे कि मेरा श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ तो कभी नहीं होता है, ये तो जनता तय करती है कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ अच्छी नहीं है। बहरहाल एक कहानी की विधा को लेकर जो आज का ये कार्यक्रम जो हो रहा है, तो उसमें मुझे एक दो बातें ऐसी कहनी है कि क्या साहित्य की जो जितने लोग हैं उनको पहले तो मैं बधाई दे दूँ जो पुरस्कृत है, और उस विद्वत निर्णय मंडल को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ ये चयन किया। उसमें एक बात आई कि साहब जब भी कोई साहित्य में पुरस्कार दिया जाता है तो विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो ये दो चीज़ों पर भी निर्भर करता है, एक तो संस्था की पवित्रता और प्रासंगिकता। अगर संस्था की प्रामाणिकता है तो उस पर मैं नहीं समझता कि कोई आँच उठा पाए कि इन्होंने जो पुरस्कार दिया है इसमें कोई पक्षपात है। तो उसमें जो हमारे प्रभाकर प्रतिष्ठान है वो एक ऐसा प्रतिष्ठान है जिस पर कोई उंगली भी कोई इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि वो जो काम करते हैं वो बहुत ही निष्काम भाव से करते हैं। इसके पीछे कोई उनकी स्वार्थ की भावना नहीं होती। यहाँ तक कि लोगों के कोड नंबर से कि कौन क्या है ये पता ही नहीं पड़ रहा कि वो लेखक कौन है। उसके बाद अगर चयन होता है तो पक्षपात की संभावना नहीं होती, वो भी 3 लेयर पर हो रही है। तो ये बहुत ही माइक्रोफाइंड काम है, बहुत बारीक काम है, बहुत बारीक पड़ताल है। और उसके बाद अगर किसी को पुरस्कार दिया जाता है तो निश्चित रूप से वो इस योग्य है कि उसको पुरस्कार दिया जाए, वरना पुरस्कारों का इतिहास आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उसमें प्रतिभागम और तमाम सारे समीकरण ज़्यादा काम आते हैं। लेकिन ये प्रतिष्ठान जो पुरस्कार देता है ये सचमुच का पुरस्कार देता है, ईमानदारी का पुरस्कार देता है। इस पुरस्कार को प्रणाम करता हूँ।
मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे लोगों को जो इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अतुल जी उसमें एक है, गोयल साहब हमारे उसके साथ हैं। मैं एक दो बातें जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि दो बातें जरूर रखता हूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन मैं विद्यालय में या प्रसून जी उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता। मेरा मानना है कि जो विद्यालय या विद्यालयीन संसार में रहते हैं वो भी विद्यालयीन मंडूक होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उनकी चेतना बहुत सीमित होती है। मेरा एक कहना इसलिए है कि जो शाला के साथ जुड़ा हुआ है, जिसने अपनी चेतना को शाला के साथ जोड़ दिया, वो सुशील तो हो सकता है, शालीन तो हो सकता है, लेकिन विशाल वो तभी होगा जब शाला का त्याग कर देगा। जिसने शाला को त्याग दिया वो विशाल होता है। चाहे हमारे महावीर स्वामी हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, या जो भी व्यक्ति है, उन्होंने शाला का त्याग किया और पूरे विश्व को अपना शाला समझा, पूरे विश्व को एक विद्यालय समझा, तो वो विशाल होता है। और बाकी लोग शालीन होते हैं, पाठ्यक्रम में तक रहते हैं, वहीं तक सीमित रहते हैं। तो मैं जब कहानी की इस बात को कर रहा हूँ तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कहानी का जो उद्गम है, हम उस पर बड़े कितने भी विमर्शों की और उसकी बात करेंगे, लेकिन कहानी का जो उद्गम है वो साहित्य के बड़े अनौपचारिक संस्थान से हुआ है, वो है लोकमानस। कहानी वहाँ से शुरू होती है। हम जिस उम्र के हैं, आप भी, प्रभाकर जी या और भी तमाम सारे लोग होंगे, फुटपाथ पर मिला करती थी बुलाया पटेल की कथाएं या भटियारे की कथाएं, या ऐसी कथाएं जो जिनका कौन लिखा गया पता नहीं, लेकिन वो बड़ी लोकप्रिय होती थी। उन कहानियों से व्यक्ति के अंदर एक टेंडेंसी डेवलप होती है, रीडिंग हैबिट डेवलप होती है, वहां से वो व्यक्ति चलता है कहानी की ओर। कहानी को अगर आप देखें तो मैंने कई लोगों से पूछा, कई कथाकारों से पूछा कि साहब ये हरिश्चंद्र तारामती की जो कथा है, बड़ी लोकप्रिय कथा है, उस पर पहली भारत की फिल्म भी बनी जिसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला, वो फिल्म है, तो इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक साहित्य की दीवारों में देखेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसका लेखक तो है, क्योंकि इसका इतना ज्यादा प्रचार है। हरिश्चंद्र तारामती की कथा किसने नहीं सुनी? तो मैं चूंकि कहीं एक जगह रुकने वाला व्यक्ति हूँ, मैंने इसकी पड़ताल की तो मैंने देखा कि मार्कंडेय पुराण में इस कथा का उल्लेख है। तो जब मार्कंडेय पुराण में इस कथा का उल्लेख है, उसके बाद जो है नारद संहिता में इसका उल्लेख है, तो ये कहीं ना कहीं तो पहले कथा लिखी गई होगी ना। इस कथा को लिखा किसने? अब ये प्रश्न गौड़ हो जाता है कि इसे किसने लिखा, उसका शिल्प क्या था, उसका तथ्य क्या था। उसकी सबसे बड़ी भावना ये थी कि वो माँ की ममता को रेखांकित करने वाली कथा है कि माँ कितना त्याग करती है। ये नैतिकता की कथा है कि हरिश्चंद्र किस तरह अपनी पत्नी जान रहा है और उसके पुत्र को सांप ने काट दिया है, लेकिन वो अपने नैतिकता से या जो उसको दायित्व दिया गया है उससे नहीं हटता। तो कहानी कहीं हमको ये संदेश देती है कि सामाजिक जागरण का, नैतिकता का। और मेरा अपना मानना ये है कि लोगों की कहा कि साहब AI और कहानी और ये, तो वो तो कहानी क्या लिखेंगे, बकवास है जो इस बात को करते हैं। कहानी की तो शुरुआत तब होती है जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो और माँ के साथ आप रजाई में हो या अपनी दादी के साथ हो या अपनी नानी के साथ हो, और वो जो आपको कथा सुनाती है, जो कहानी सुनाती है, कहानी की शुरुआत तो वहीं से होती है। हमारे बचपन में कहानी वहीं से। बाकी हम किसी भी विषय को अनावश्यक रूप से गूढ़ करने के लिए तमाम सारी बातें करते हैं। मैं इन सारी बातों को काटता हूँ क्योंकि मेरा अपना मानना है। क्योंकि एक बार लाहौर से घूमने जा रहे हैं, वो जाते थे पैदल मॉर्निंग वॉक पे और अकेले जाते थे। उनका कहना ये होता था मेरे साथ कोई नहीं चलेगा। लेकिन एक दिन एक सज्जन ने कहा कि साहब ये आपका बड़ा भारी प्रशंसक है, आपके साथ चलना चाहता है, सिर्फ आपके साथ चलेगा। उन्होंने कहा ठीक है, इनको मेरे साथ चलने दीजिए। जब वो चलता है, सूर्योदय हो रहा है, उस सूर्योदय के देख रहे हैं, अनुपम दृश्य है, पक्षी कलरव कर रहे हैं, समुद्र की लहरों की आवाजें आ रही है और प्रकृति पूरी तरह संगीतमय है। तो वो जो साथ गया आदमी, उसने कहा आहा कितना सुंदर सुबह हुई है। बस वहीं से लाहौर से वापस आ जाते हैं और उससे कहते हैं किस बेवकूफ आदमी को मेरे साथ भेज दिया, आज इसने मेरी सुबह की हत्या कर दी।
उन्होंने कहा साहब ये क्या मैंने कोई प्रशंसा की थी कि कितनी अच्छी सुबह है। बोले जब कोई व्यक्ति प्रशंसा करने लगता है या कोई व्यक्ति किसी चीज की निंदा करने लगता है तो ये समझ लीजिए कि वो उसके आनंद से दूर होकर दर्शक दीर्घा में बैठा है, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाता। जब तक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होगा, जब तक उसमें डूब नहीं जाएगा, जब तक कि कर्ता का भाव और क्रिया का भाव एकात्म में नहीं आता, जब तक सृजन का वो अद्वैत उत्पन्न नहीं होता, तब तक वो आनंद नहीं ले सकता। इस व्यक्ति ने कुछ कहकर मुझे उस आनंद लोक से वापस ले आया, खींच लाया जहां मैं था। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब हम माँ से या अपनी दादी से या अपनी नानी से कहानियां सुनते थे, वो कहानियां तो कहाँ गई, हम भूले नहीं। कहते वो कहानियां भूल जाते हैं, एक सपने की तरह आती है। मैं कहता हूँ वो कहानी आपके डीएनए में दर्ज हो जाती है, वो याददाश्त बन जाती है। अगर वो कहानी है तो कहानी भूल ही नहीं जाती। और हर आदमी की जिंदगी तो एक कहानी है। मेरा जीवन तो पीड़ा की राम कहानी है, फिर आशा की यदि किरण कहीं है तो तेरी वाणी। तो हम अगर इस बात को लेकर चलते हैं, हर व्यक्ति एक कहानी लेकर चलता है, हजारों कहानियां उसके साथ होती है। हम कहीं भी जाते हैं, एक कहानी क्या, तमाम सारी कहानियों का लोग अपने साथ लिपट कर जाते हैं। तमाम सारी कहानियां हमारे साथ होती हैं जो हमारे भीतर हमारी धमनी और शराबों में टहलकर भी करती रहती है। कहानी हमसे कभी अलग नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे कहानी हमारे साथ मार्गदर्शक बन के, टॉर्च बियरर बन के हमारे साथ होती है। मैं पूछता हूँ, तमाम लोगों से पूछता हूँ, तमाम सारे इतने लोग हैं कि पन्ना राय की कहानी किसने लिखी थी? कोई बताए पन्ना राय की कहानी किसने लिखी थी? जो उदयपुर की कहानी आपने भी सुनी होगी कि राजा शक्ति सिंह की दाई है, वो अपने राज्य को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे देती है। सबको याद है कहानी, लेकिन इसका लेखक कौन है? तो जो साहित्य लोक साहित्य से निकल कर आता है, या मैंने कहा हरिश्चंद्र दारामती किसने लिखी, नहीं मालूम। और ये प्रश्न भी नहीं हमारे लिए जरूरी है कि इस कथा का कहानीकार कौन है। तो कथा हमारे संस्कारों के साथ जुड़ जाती है, वो कथा है। हम पूछते सत्यनारायण की कथा किसने लिखी? कथा है, संतोषी माता की कथा है। कुल मिलाकर मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो चीज समाज से निकल कर आती है वो फिर शिल्प लेती है। जो हमारे इतनी सारी कथाएं हुई, अब इसको एक रूप देने की जो कोशिश की गई वो भारतेंदु जी ने की। सबसे पहले खड़ी बोली में कहानी की शुरुआत के लिए भारतेंदु जी ने शुरुआत की, लेकिन कोई उसका सिस्टम नहीं बना, कोई व्यवस्थित नहीं हो पाया। लेकिन कहानी युग की शुरुआत प्रेमचंद जी ने कर दी। प्रेमचंद जी ने निरंतर इतनी सारी कहानियां लिखी कि बहुत सारे उल्लेख कर सकता हूँ, चाहे वो कफन हो, चाहे ईदगाह हो, चाहे पंचपरमेश्वर हो, एक लंबी श्रृंखला है। तो या दो बैलों की जोड़ी है, तो वहां से कहानी की यात्रा मैं समझता हूँ शुरू होती है। बात में बहुत बार हमारी बात चाहे वो कमलेश्वर जी से भी हुई, राजेंद्र यादव जी से भी हुई, कि नव कहानी तक आपके साथ नई कहानियां क्या है। तो कहानियों का शिल्प और वो तो हमने गढ़ा, लेकिन कहानी का जो मूल तत्व है वो मैंने आपसे कहा कि कहानी में जो मूल तत्व है वो संवेदना है। और वो संवेदना जो आपकी चेतना के केंद्र के साथ जाके चिपक जाती है, जो फ्रीज हो जाती है। जैसे कैमरे में आपने कोई फोटो लिया और वो फोटो जो है आपका फ्रीज हो जाता है, उस तरह की जो संवेदनाएं हैं, जो स्मृतियां हैं, वो जब दर्ज हो जाती हैं तो हम कहीं भी हों, हमारी यादों के दरीचे से वो अनुभूतियां झांकती हैं। और हम कहानी से बहुत दूर हों, लेकिन फिर भी हम कहानी के पास होते हैं। और मेरा तो अपना मानना ये है कि कहानी हमारे भीतर ही होती है। हम कहानी के भीतर होते हैं, कहानी हमारे भीतर होती है। इन दोनों का जब एकात्म होता है तभी कहानी सार्थक होती है। इसके बिना तो शब्दों की दौड़ धूप है और कुछ नहीं। कहानी तभी सार्थक होती है जब वो हमारी चेतना से एकात्म करने की सार्थकता रखती हो। मैं उन सारे लोगों को जिन्होंने कथाएं लिखी और पुरस्कृत हुए, सबको प्रणाम करता हूँ। और निश्चित रूप से इनमें से ही कई लोग ऐसे होंगे जो मोहन राकेश बनेंगे, कमलेश्वर बनेंगे, राजेंद्र यादव बनेंगे, या कथाकार है तो मनु भंडारी बनेंगे, या ममता कालिया बनेंगी। उन सारी संभावनाओं को मैं प्रणाम करता हूँ और केवल एक ही बात करता हूँ कि संभावनाओं शीश तो ऊंचा रखो, हर प्रयोगों के लिए आधार है। हम उन सारे लोगों के साथ हैं जिन्होंने लेखन किया है। और जहाँ तक
अंत में बात कह देता हूँ कि लोग कहते स्त्री विमर्श की बात, साहित्य में स्त्री विमर्श की बात। मेरा कहना ये है कि हमारा भारत केवल एक ऐसा देश है जहाँ साहित्य, संस्कृति, कला सबका जो आराध्य है वो तो देवी है ना, सरस्वती है। और तो स्त्री से माइनस तुम्हारे यहाँ कुछ है ही नहीं। हम सब स्त्री को ही माँ शारदे, सरस्वती वंदना करते, तो फिर इसके लिए इतने बातचीत करने की क्या जरूरत है कि स्त्री को आगे लाना है, स्त्री को पीछे लाना है। स्त्री तो हमेशा आगे रही है और तमाम ऐसे, चाहे वो भारती हो, चाहे गार्गी हो, चाहे इतनी तमाम सारी विशिष्ट महिलाओं का मैं उल्लेख कर सकता हूँ जो याज्ञवल्क्य के साथ या मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ करती हैं, वो स्त्रियां ही तो थी। तो मनीषी हमेशा रही है, मनीषा हमेशा रही है, और दबाने का, कुचलने का जो षड्यंत्र है वो राजनीति करते हैं, साहित्य नहीं करते। आपने कहा मीरा को दबाया गया, मैं आपको कह रहा हूँ कि लाले देख स्वीपर, वाल्मीकि महिला जिसे आज की डेट में हम कहेंगे, वो कश्मीर में है, उसकी कविताएं गुरु ग्रंथ साहब में है। तो आप बताइए अगर मूल्यांकन नहीं होता स्त्री का तो गुरु ग्रंथ साहब में उसकी कविताएं कैसे आती? स्त्री का सम्मान हमेशा रहा। जब वो निर्णय मंडन मिश्र की बहस होती है, याद तो होता है कि साहब इसका शंकराचार्य के साथ कि निर्णायक कौन बनेगा, तो निर्णायक स्त्री को बनाया गया, भारती को बनाया गया। उसने कहा ये सबसे विद्वान है। तो विद्वता का सम्मान तब भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, क्योंकि स्त्री कोई जिस्म नहीं, एक एहसास का नाम है। स्त्री एक शक्ति का नाम है, और शक्ति आप जानते हैं, या जो इसे कहते हैं ना साइंस की भाषा में, एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म ना, ध्वनि प्रकाश में जा सकती है, प्रकाश वक्त में, लेकिन वो नष्ट नहीं होती। तो स्त्री तो शक्ति है, शक्ति नष्ट नहीं होती, उसका रूपांतरण होता है, और ये रूपांतरण ही चेतना है। ये चेतना ही हमारी कहानियों में आती है, यही कविता में आती है। और कहानी की विधा की तो सार्थकता ये है कि जो हम सुनते हैं, चाहे आला सुने, तो है तो एक कथा जिसको बुन दिया गया कविता के शिल्प में, लेकिन मूलतः तो कथा है। कथा है यानी जो हमारे कथन है, जिस कथन को हम कहते हैं, उस कथन में जो कथ जो है, धातु है, उसमें आनी जो है एक सहायक प्रत्यय लग जाता है। जैसे जेठ की जेठानी हो गई, देवर की देवरानी हो गई, मत की मथानी हो गई, जैसे कह की कहानी हो गई। तो ये प्रत्यय साथ में जुड़ता है, कथन है। ये सब कथन है, और कथन कहने के लिए अगर आपके पास कंटेंट है तो फिर कंटेंट ही महत्वपूर्ण होता है, और फॉर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। वो तो भी बात की तलाश है, आप जैसे चाहे तलाश दें, लेकिन कंटेंट होना चाहिए। और ये कंटेंट आता है आपके साथ, आपकी संवेदनाओं के साथ। और इसमें मैं मानता हूँ कि हमारी जो माता पिता ने, हमारी नानी ने, हमारी दादी ने जो हमें कहानियाँ सुनाई, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। वो मनुष्यता की मातृभाषा है, उसने हमको मनुष्यता दी। हमारे मनुष्यता का विकास उन कहानियों से हुआ जो किसी पाठ्यक्रम में नहीं है। उन्हें भी नहीं मालूम वो किसकी कहानी सुना रही है, लेकिन वे कहानी आज भी हमारे संस्कारों में दर्ज है। और मैं मानता हूँ कोई भी चीज़ है, मनुष्य जब बंदर से मनुष्य बना है, तो कहानी भी प्रारंभिक काल से आज तक तमाम तराश ली गई है। तमाम सारे शिल्प और कथ्य के उसमें परिमार्जन हुए, परिष्कार हुए, और ये होते रहे। इन्हीं सुखद संभावनाओं को प्रणाम करते हुए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि मैंने आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि इतने बड़े विद्वानों के बीच में दो शब्द बोल पाया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, स्मरणीय रहेगा। मैं सबके प्रति अपने कृतज्ञ प्रणाम निवेदित करता हूँ, पूरे अनुग्रह के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।